हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आर्थिकी 2024 को कंप्लीट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत भारत एवं विश्व के प्रमुख आर्थिकी डेटा को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आपके जो मेजर टॉपिक रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम है, प्रमुख योजनाएं, राष्ट्रीय आय, बैंकिंग क्षेत्र, कृषि उत्पादन, उद्योग क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, केंद्रीय बजट, आर्थिक समीक्षा, ये सब मेजर टॉपिक दिए गए हैं। जिसमें अभी तक इसका महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम को पढ़ लिया है, जो कि आपके पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। और प्रमुख योजनाएं, राष्ट्रीय आय, बैंकिंग क्षेत्र, कृषि उत्पादन, उद्योग क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र और पर्यटन क्षेत्र से रिलेटेड टॉपिक को आज कंप्लीट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें आगे के सभी टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ प्राप्त होगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसमें आता है प्रमुख योजनाएं। प्रमुख योजनाओं के संदर्भ में आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक आता है, इसके अंतर्गत आती है पहली योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसका शुभारंभ जो है वह 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया। इसका जो टैगलाइन था, सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि, इसका टैगलाइन है और यह 5 वर्ष की अवधि इसमें निर्धारित की गई है। और इस योजना के तहत प्रथम चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा, जिसमें बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्र निर्माता, लोहार, हथौड़ा एवं टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, स्वर्णकार, कुम्हार, मूर्तिकार, मौची, चर्मकार या जूता कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई या झाड़ू निर्माता, जूट बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने वाले, जाल बनाने वाले इसके अंतर्गत आते हैं। तो यही योजना है। कब शुरू की गई? इस योजना को 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर, जिसमें इसकी टैगलाइन रही है सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। और इस योजना की जो अवधि है वह 2022-23 से 2027-28 तक निर्धारित है। नेक्स्ट योजना आती है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, जो कि 8 जुलाई 2023 को गुजरात के खेड़ा जिले में नडियाद में इसका पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू इसका लॉन्च किया गया। यह योजना डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक के द्वारा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य श्रमयोगियों को 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करके वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है। नेक्स्ट आती है मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना, जो कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को संचालित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्ष तक कार्यान्वित रहेगी। इस योजना के अंतर्गत सामान्य परलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी, जिसमें अनुसूचित जाति या जनजाति के पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत 75% शासित अनुदान प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट आती है पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल, जिसे पीएम डिवाइन कहते हैं। यह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए नई योजना को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, जो कि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय लोगों के एकीकृत सामाजिक और आर्थिक विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह योजना लागू की गई। इस योजना को 2021-22 से 2025-26 तक के लिए लागू किया गया। नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या योजना, पीएम किसान। इस योजना का प्रारंभ औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किया गया। इस योजना को 1 दिसंबर 2018 से लागू किया गया है। यह पात्र कृषक परिवारों को यह लाभ इसी स्थिति के पश्चात अवधि में देय होगा, जिसका उद्देश्य सभी पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्षता 4 चरमाहे के 3 किस्तों में प्रदान किए जाएंगे, जो कि 2,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट योजना आती है अंतरिम बजट। नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री जीवन योजना, जो कि 28 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिग्नो सेल्यूलोसिक बायोमास का उपयोग करके एकीकृत बायोएथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना को मंजूरी प्रदान की गई है।
इसमें वित्तीय प्रावधान के अंतर्गत आता है कि जीवन योजना हेतु 2018-19 से 2023-24 की अवधि के दौरान कुल 1969.50 करोड़ का वित्तीय परिव्यय किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, जो कि 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका प्रावधान जो है वह 18 से 40 वर्ष होने की इसमें किसानों की आयु के संदर्भ में बताया गया है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर 3,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें किसान द्वारा दिए गए अंशदान के बराबर राशि केंद्र सरकार की पेंशन निधि में जमा की जाएगी। नेक्स्ट आता है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का जो प्रारंभ है 15 अगस्त 2019 को किया गया था और यह इसका उद्देश्य 2024 में सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन जलापूर्ति सुनिश्चित करना होता है। नेक्स्ट आता है निर्वाचन बॉन्ड योजना, जो कि 2018 में शुरू की गई थी। इस योजना का प्रारंभ 2018 में वित्त मंत्रालय द्वारा 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें भारत के नागरिक, भारत के निगमित, कोई प्रतिष्ठित तथा भारतीय व्यक्तियों का संघ निर्वाचन बॉन्ड खरीदने के लिए इसके अंतर्गत पात्र होंगे। जिसमें निर्वाचन बॉन्ड को भुनाने व हेतु वही राजनीतिक दल पात्र होंगे जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 का के तहत पंजीकृत हों, जिन्हें लोकसभा या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कुल डाले गए मतों के कम से कम 1% मत प्राप्त हुआ है, इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री, इसमें प्रावधान जो दिए गए हैं उसमें आता है कि इसमें निर्वाचन बॉन्ड 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये मूल्य के वर्ग में जारी किए जाते हैं और इन बॉन्डों की वैधता उसके निर्गमन तारीख के 15 दिनों तक होती है। इस अवधि में यदि इसे नहीं बुनाया जाता है तो यह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दी जाती है। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जो कि मई 2017 में केंद्र प्रायोजित संपदा योजना को मंजूरी प्रदान की गई, जो कि 26 मई 2017 को पुनर्नामकरण करते हुए किसान संपदा योजना इसका नाम कर दिया गया। वर्तमान में यह योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के रूप में जानी जाती है, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या एक व्यापक पैकेज है, जिसके परिणामस्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। जो कि 2023-24 के इस योजना में 923 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। राष्ट्रीय पोषण मिशन। राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में किया गया था। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय पोषण मिशन के लक्ष्य ठिगनेपन, अल्पपोषण तथा जन्म के समय कम वजन के बच्चों में प्रत्येक में 2% वार्षिक की कमी लाना है। रक्ताल्पता के संदर्भ में प्रतिवर्ष 3% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें प्रावधान है कि 2017 से 2018 में 315 जिले, 2018 से 19 में 235 जिले और 2019 से 20 में शेष सभी जिले इसके अंतर्गत शामिल हैं। इस मिशन में 50% भारत सरकार के बजटीय समर्थन का द्वारा, जबकि शेष 50% IBRD अथवा अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों से जुटाया जाएगा। इसमें केंद्र और राज्यों की जो हिस्सेदारी हो वह 60:40 में होगी, जिसमें 60% जो होगी वह केंद्र सरकार की होगी और 40 राज्य सरकार की होगी। विशेष राज्यों के लिए 90% केंद्र सरकार की और 10% इसमें राज्य सरकारों का ये अनुपात दिया गया है। बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों में 100% सहायता केंद्र द्वारा दी जाती है। यह भारत में बाल संरक्षण एवं कल्याण से संबंधित सर्वप्रमुख योजना समेकित बाल विकास सेवा है, जिसके तहत आंगनबाड़ी सेवा, राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, किशोरियों के लिए स्कीम, राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम और बाल संरक्षण जैसी योजनाएं इसमें शामिल हैं। दीनदयाल स्पर्श योजना, जिसका शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को किया गया, यह डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि बढ़ाने तथा इस क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु एक छात्रवृत्ति योजना है। इसका पूर्ण रूप डाक टिकटों के प्रति अभिवृद्धि और शोध कार्य के प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति है, जिसमें स्पर्श का जो फुल फॉर्म देखा जाए तो यह स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एंड स्टैम्प एज अ हॉबी है। यह प्रत्येक कक्षा जो कि 6, 7, 8, 9 में से 10 का छात्रों का चयन किया जाएगा, उन्हें 6,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट पहल आती है साथी पहल। साथी पहल का जो प्रारंभ है, साथी के फुल फॉर्म को देखते हैं कि यह सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटिंग एडॉप्शन ऑफ एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्री है, जो कि कपड़ा मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इस पहल को 24 अक्टूबर 2017 को समझौता किया गया और इस पहल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड द्वारा थोक मात्रा में ऊर्जा दक्ष पावरलूम मोटर रिपेयर किट की मशीनें खरीद कर उन्हें
लघु एवं मध्यम पावर लूम इकाइयों को बिना किसी अग्रिम लागत के प्रदान किया जाएगा, जिसमें 4 से 5 वर्षों में किस्तों में इन मशीनों की पुनर्भुगतान में EESL को किया जाएगा। नेक्स्ट आता है संपूर्ण बीमा योजना के बारे में, जिसका शुभारंभ 13 अक्टूबर 2017 को हुआ। इसका प्रावधान योजना के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक गाँव जिनमें न्यूनतम 100 परिवार हों को चिन्हित कर उस गाँव के सभी परिवारों को कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी से आच्छादित करना है। इसके तहत सभी सांसद आदर्श ग्रामों को भी समेकित करना होता है। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसका शुभारंभ 1 जनवरी 2017 से प्रभावी है। यह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 5,000 रुपये नकद के रूप में दिए जाएंगे। इसमें 3 किस्तें दी जाएंगी, जिसमें पहली किस्त के अंतर्गत 1,000 रुपये की गर्भावस्था के पंजीकरण के समय दी जाएगी। 2,000 रुपये की जो दूसरी किस्त होगी वह 6 माह के बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच कराने के बाद दी जाएगी। और तीसरी किस्त जो है वह 2,000 रुपये की तीसरी किस्त में बच्चे के जन्म के पंजीकरण होने और उसके टीकाकरण चक्र शुरू होने पर दी जाएगी। इस योजना में केंद्र या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नियमित कर्मचारी शामिल या जिसमें महिलाएं शामिल नहीं होंगी, इसके संदर्भ में आता है। माँ कार्यक्रम, जो कि मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, माँ का फुल फॉर्म है मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, जो कि 5 अगस्त 2016 को प्रारंभ किया गया था। इसका लक्ष्य स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों को, विशेष रूप से माताओं को जागरूक करना है और इनके स्तनपान को बढ़ावा देना है। वित्तीयन के संदर्भ में देखा जाए, यह केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने 30 करोड़ रुपए का आवंटन किया हुआ है। नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसकी घोषणा 13 जनवरी 2016 को की गई और इसका प्रारंभ खरीफ वर्ष में 2016 से प्रभावी होगा। इसका लक्ष्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों तथा बीमारियों के परिणामस्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना है। इसकी फसल कवरेज को देखा जाए तो यह रबी, खरीफ और वाणिज्यिक बागवानी फसलें इसमें शामिल होती हैं, तो इसके अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना का अनुमोदन 1 जुलाई 2015 को हुआ। इस योजना का लक्ष्य उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग और क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन करना है। और इस योजना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम तथा खेत में जल प्रबंधन को मिला लिया गया है, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपकी योजना आती है मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम, जिसे 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में शुरू किया गया था। इस योजना को प्रधानमंत्री ने स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा भी दिया हुआ था। इस योजना के अंतर्गत इस योजना का जो लक्ष्य है वह मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु किसानों की मृदा में वास्तविक स्थिति को बताना, जिससे संपूर्ण कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। जो अगले 3 वर्षों में 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करेगा और ये कार्ड प्रत्येक 3 वर्ष के चक्र में एक बार जारी किए जाएंगे। और यह योजना कृषि एवं सहकारिता विभाग की देखरेख में भारत के सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है। नेक्स्ट आती है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया को 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया। यह विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन हेतु भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश और अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना है और इसके लिए 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में, स्मार्ट सिटी मिशन का जो प्रारंभ है 25 जून 2015 को किया गया था। इसका उद्घाटन 25 जून 2016 को पुणे में किया गया। इसका लक्ष्य शहरों में मूल बुनियादी सेवाओं का विकास कर नागरिकों को सभ्य एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करने के साथ स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण का निर्माण करना है, जो कि सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप से स्मार्ट सिटीज में वितरित किए जाने का लक्ष्य है, जिसमें सबसे ज़्यादा शहर उत्तर प्रदेश 13, दूसरे क्रम में तमिलनाडु को 12 आते हैं, जिसमें केंद्र द्वारा प्रति शहर में प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये और इतनी ही राशि का योगदान राज्य द्वारा दिया जाता है। अटल नवीनीकरण और शहरीकरण परिवर्तन मिशन के बारे में, जिसका प्रारंभ 25 जून 2015 को नई दिल्ली में किया गया। यह इसका लक्ष्य 1 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों सहित सभी राजधानियों में परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिसके अंतर्गत प्रमुख क्षेत्र में आता है जलापूर्ति, सीवेज सुविधा एवं सेप्टिक प्रबंधन, बाढ़ को कम करने हेतु वर्षा जल का प्रबंधन, पैदल मार्ग, गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल, और 5वां आता है बच्चों के लिए हरित स्थलों, पार्कों और मनोरंजन केंद्रों का निर्माण और उन्नयन, जिनसे शहरों को भव्यता बढ़े, इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है स्टैंड अप इंडिया पहल, जो कि 5 अप्रैल 2016 को नोएडा उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी।
संस्थागत साख संरचना तक अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाता है, जिसमें सभी वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या जनजाति एक महिला ऋण ग्राहियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए का ऋण किसी भी नव उद्यम हेतु उपलब्ध कराना होता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था, इसका लक्ष्य 4 वर्षों के दौरान 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना है। बेटी बचाओ बेटी कमाओ योजना, जो कि 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में के पानीपत से शुरू की गई। इसका लक्ष्य लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना है। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संदर्भ में है। नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री योजना उज्ज्वला योजना, जो कि 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। इसका लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। इसका आदर्श वाक्य स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन आता है। नेक्स्ट योजना आती है स्टार्टअप इंडिया, जो कि 15 अगस्त 2015 को इसकी घोषणा की गई, जो जबकि 16 जनवरी 2016 का इसका शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य नवोन्मेष को बढ़ावा और कारोबार की शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन करना है। इसमें कंपनी का गठन अथवा पंजीकरण भारत में होगा, जो कि संस्था के पंजीकरण या निगमीकरण की तिथि से 7 वर्ष तक ध्यातव्य है कि यह पहले 5 वर्ष थी, इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के संदर्भ में, जो कि 25 जून 2015 को जारी की गई। इसका लक्ष्य 2022 तक शहरी गरीबी के आवास उपलब्ध कराना है। यह योजना जनगणना 2011 के अनुसार घोषित 4041 सामुदायिक कस्बों को कवर करेगी। इनका कार्यान्वयन 3 चरणों में पूरा होगा, जिसमें पहले चरण के अंतर्गत अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक 100 शहरों के लिए है और अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक अतिरिक्त 200 शहरों में और अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक के शेष सभी शहरों में 31 दिसंबर 2024 तक इसका विस्तार किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, यह योजना जो है 20 नवंबर 2016 को प्रारंभ की गई। इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्ध कराना है, जिसमें इसका वित्तीयन जो है मैदानी क्षेत्रों के लिए 60:40 के रेशियो में होगा और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर 90:10 के रेशियो में होगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना में अंतरिम बजट 2024-25 में 80,671 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के बारे में, जिसकी प्रारंभ 21 फरवरी 2016 को हुई। इसका लक्ष्य पूरे देश में स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु 300 ग्रामीण क्लस्टरों का विकास, जिन्हें रूर्बन क्लस्टर नाम दिया गया है, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है उदय योजना। उदय योजना जो है जिसे उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना कहा जाता है, यह 20 नवंबर 2015 को हुई, जिसका लक्ष्य बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं पुनरुत्थान करना है। इसका कार्यान्वयन ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और झारखंड ऐसा पहला राज्य है जिसने इस योजना में शामिल होने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो कि 28 अगस्त 2014 को मेरा खाता मेरा भाग्य विधाता आदर्श वाक्य के साथ इसे शुरू किया गया। इसका लक्ष्य वंचित वर्गों के वित्तीय समावेशन करना है, जिसमें वंचित एवं गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं, बचत बैंक खाता, साख बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिसमें रुपये डेबिट कार्ड की दुर्घटना होने पर 1 लाख रुपये दिए जाएंगे, इसके संदर्भ में आता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यह जो योजना है वह 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई। मुद्रा मतलब कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की एक अनुषंगी इकाई के रूप में किया गया है। इसका लक्ष्य धनहीन को धन प्रदान करना है, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आती है अटल पेंशन योजना, जो कि 1 जून 2015 को पूर्व की स्वावलंबन योजना के विलय के संदर्भ में किया गया है। इसका लक्ष्य निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिसमें अभिदाताओं को उनके अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु होने पर 1000 से 5000 बीच का पेंशन का प्रावधान किया गया है, जिसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंकों के खाता धारक पात्र होंगे, जिसमें अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष की गई है और 5 वर्षों तक अंशदान का 50% और 1000 रुपये प्रति वर्ष जो कि कम हो का वहन सरकार करेगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि 9 मई 2015 को कोलकाता से इसका प्रारंभ हुआ और इसका लक्ष्य सभी भारतीय विशेषकर गरीब और कमजोर तबकों को असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण करना है। इसकी पात्रता अवधि 18 से 70 वर्ष आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक इसके पात्र होंगे।
नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जिसका शुभारंभ 9 मई 2015 को हुआ। इसका लक्ष्य जीवन बीमा को बढ़ावा देने के साथ साथ पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसकी पात्रता अवधि को देखा जाए तो यह 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। स्वच्छ भारत मिशन, जिसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को किया गया। यह गांधी जी की 150वीं जयंती तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना है तथा अंतरिम बजट 2024-25 में इस अभियान हेतु 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों में पूर्व में जो वित्तीय का आवंटन है 75:25 के अनुपात में, पूर्वोत्तर विशेष श्रेणी के राज्यों में यह अनुपात 90:10 के अनुपात में रहता है। अन्य योजना है, जिससे कि पहले आती है, अन्य योजनाओं के अंतर्गत आती है गंगा ग्राम योजना का शुभारंभ 23 दिसंबर 2017 को हुआ। इस परियोजना की जो नोडल एजेंसी है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय है। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर घर योजना, जिसका सौभाग्य का शुभारंभ किया गया 25 सितंबर 2017 को, और इस योजना का परिचालन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या ई नाम का शुभारंभ 14 अप्रैल 2016 को किया गया। इसका जो कार्यान्वयन है, ई नाम का जो पूर्ण नाम है वह आता है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट आता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में इसे कार्यान्वित किया गया है, जो कि स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के द्वारा। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जिसका शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को किया गया। LIC द्वारा संचालित यह पेंशन योजना है, जिसमें 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु इसका शुभारंभ किया गया। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा संकल्प या स्ट्राइप योजनाओं को स्वीकृति दी गई, जो कि 11 अक्टूबर 2017 को है। संकल्प व स्ट्राइप योजना है जिसमें बैंक द्वारा यह समर्पित है तथा इसका संकल्प का पूर्ण रूप जो है वह स्किल्स एक्वलाइजेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस ऑफ लिवलीहुड प्रमोशन होता है। स्ट्राइप का जो फुल फॉर्म आता है स्किल स्ट्रेंथ है और फिर फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू ऑफ एनहेंसमेंट होता है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत कुल चिन्हित 1309 रेलवे स्टेशनों की संख्या है। इस योजना को पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशन और पहले चरण में सर्वाधिक रेलवे स्टेशन, जिसमें उत्तर प्रदेश में 55, राजस्थान में 55, बिहार में 49 और महाराष्ट्र में 44 स्टेशन को काम पूरा किया गया। फिर आता है 28 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर भारतीय प्रवासियों के शुभारंभ की एक नई योजना का नाम वैभव फेलोशिप योजना शुभारंभ किया गया, जिसकी नोडल एजेंसी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है। मई 2013 में जल संरक्षण की यह योजना अपने मूल रूप से 2025 की समाप्ति की तिथि से 2 वर्षों तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जो कि अटल भूजल योजना आती है। राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान 2023-24 के बारे में राष्ट्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2022-23-24 के लिए स्थिर 2011-12 एवं चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान को 5 जनवरी 2024 को जारी किया है। तो यह अनुमान कब जारी किया गया है? 5 जनवरी 2024 को। वर्ष 2023-24 के प्रथम अग्रिम अनुमानों में स्थिर कीमतों तथा चालू कीमतों में प्रति व्यक्ति आय इसमें 1,04,550 रुपये और 1,85,854 रुपये अनुमानित की गई है। इसके संदर्भ में ये GBA जो दिया गया है वह क्षेत्रफल समृद्धि के संदर्भ में है, जो कि कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन उत्खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस आपूर्ति एवं अन्य सेवाएं, इन सब के संदर्भ में, जो कि सकल मूल्य वर्धन जो दिया गया है 6.9 है, जो कि 2023-24 के संदर्भ में, और ये आता है 2023-24 के संदर्भ में ये स्थिर कीमतों पर, ये आपका आता है चालू कीमतों पर, जो कि 8.0% आता है। अब आता है राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान के बारे में, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद में जो अग्रिम अनुपात आता है, जो कि वृद्धि दर वर्ष के संदर्भ में स्थिर कीमतों पर 7.3 है, चालू कीमतों पर 8.9 है, शुद्ध घरेलू उत्पाद 7.4 और 9.0, सकल मूल्य वर्धन 6.9 8.0, सकल राष्ट्रीय आय 7.2 8.7 7.2 8.8 6.3 प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में और 7.9 इसमें चालू कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में अग्रिम अनुमान दिया गया। अब आता है कि बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में कि मौद्रिक नीति वक्तव्य, जो कि 2023-24 के संदर्भ में जो 8 फरवरी 2024 को ये मौद्रिक नीति जारी की गई, उसके संदर्भ में एक आकलन के आधार पर एक निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि चल निधि समायोजन सुविधा के तहत नीतिगत रेपो दरों को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा गया है।
तो इन नीतिगत दरों को कितने पर अपरिवर्तित रखा गया है? 6.50 पर, मतलब कि 6.5% पर इसे अपरिवर्तित रखा गया। स्थायी जमा सुविधा पर 6.25% और सीमांत स्थायी सुविधा पर इसकी जो दर है, बैंक दर 6.75% है, जो कि अपरिवर्तित रहेगी। मौद्रिक नीति समिति द्वारा नीतिगत दरें जो है जारी की गई हैं उनके संदर्भ में है। इनसे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि नीतिगत दरों से रिलेटेड प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नीतिगत रेपो दर जो है प्रेजेंट में 6.5 है, मतलब कि 6.5% है। CRR 4.50% है। फिक्स्ड रिवर्स रेपो 3.35%, SLR 18%, बैंक दर 6.75%, MSF 6.75% और SDF दर जो है 6.25% है। तो ये प्रमुख दरें हैं जिसके संदर्भ में आती हैं। वर्ष 2024 और 25 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को 7.0% रहने का अनुमान है, जो पहली तिमाही में 7.2%, दूसरी तिमाही में 6.8% और तीसरी तिमाही में 7.0% और चौथी तिमाही में 6.9% रहने का अनुमान आता है। अक्टूबर 2023 में 4.9% रहने के निचले स्तर पर CPI मुद्रास्फीति अगले 2 महीनों में क्रमिक रूप से बढ़कर यह 5.7% हो गई और दिसंबर में मूल मुद्रास्फीति, जो कि खाद्य एवं ईंधन को छोड़कर CPI मुद्रास्फीति घटकर 4 वर्ष में नीचे स्तर पर 3.8% पर आ गई है। इसके संदर्भ में आता है। तो ये आपका ये जो टॉपिक था इसके संदर्भ में बताया है कौन कौन सी है, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, SLR, बैंक दर के संदर्भ में कौन सी अभी जो मौद्रिक नीति जारी की गई थी उनके संदर्भ में, हालिया के संदर्भ में इतनी रही है। अब आता है कि कृषिगत उत्पादन एवं भारत एवं विश्व के संदर्भ में देखते हैं, जो कि 2021-22 के डेटा को दिखाया गया है कि 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्यों और महत्वपूर्ण फसलों का क्रम है, जिसमें खाद्यान्न में आता है सबसे पहले चावल। चावल में आपका पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर पंजाब है। गेहूं के उत्पादन में आपका पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर पंजाब है। मक्का के उत्पादन में पहले नंबर पर कर्नाटक, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र है। ज्वार के उत्पादन में कर्नाटक पहले नंबर पर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है। बाजरा के उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पर, उत्तर प्रदेश दूसरे और हरियाणा तीसरे नंबर पर। कुल न्यूट्री या मोटे अनाज पर कर्नाटक पहले स्थान पर, दूसरे पर राजस्थान और तीसरे पर महाराष्ट्र आता है। तीसरा फिर आता है तुअर या अरहर में पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे पर उत्तर प्रदेश है। चना के उत्पादन में पहले पर महाराष्ट्र, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर राजस्थान का स्थान आता है। फिर नेक्स्ट आता है कुल दालें। कुल दालों के संदर्भ में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर राजस्थान है। कुल खाद्यान्न में पहले पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर पंजाब है। अब आता है दूसरा तिलहन फसलों में। तिलहन फसलों में मूंगफली पहले नंबर पर आती है, जिसमें पहले नंबर पर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर तमिलनाडु का स्थान है। रेपसीड और सरसों में पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे में हरियाणा है। सोयाबीन के उत्पादन में पहले पर महाराष्ट्र, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर राजस्थान का स्थान है। फिर आता है सूरजमुखी। सूरजमुखी में पहले नंबर पर कर्नाटक, दूसरे में तेलंगाना, तीसरे में उड़ीसा आता है। इसके बाद आता है कुल तिलहन में पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात का है। अब आती है अन्य नकदी फसलें, जिसमें फसलों में पहले नंबर पर आती है गन्ना। गन्ना में पहले पर उत्तर प्रदेश, दूसरे में महाराष्ट्र, तीसरे में कर्नाटक है। कपास के उत्पादन में पहले पर गुजरात, दूसरे में महाराष्ट्र, तीसरे में तेलंगाना का स्थान आता है। जूट एवं मेस्ता में पहले पर आता है आपका पश्चिम बंगाल, दूसरे पर असम, फिर तीसरे पर बिहार है। फिर आता है आलू। आलू के उत्पादन में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर पश्चिम बंगाल और तीसरे पर बिहार है। आप जिस भी स्टेट PCS का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या फिर जिस भी स्टेट PCS का आप एग्ज़ाम देते हैं, तो स्टेट को फोकस करके भी आप इनके नाम मेंशन कर लेंगे। प्याज के उत्पादन में पहले पर महाराष्ट्र, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर कर्नाटक। नारियल में पहले नंबर पर केरल, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर कर्नाटक। काजू में महाराष्ट्र पहले पर, दूसरे पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर उड़ीसा का स्थान आता है। फिर आते हैं कुल फल के उत्पादन में। कुल फल में आपका आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर उत्तर प्रदेश है। कुल सब्जियों में पहले पर पश्चिम बंगाल, दूसरे में मध्य प्रदेश, तीसरे में मध्य भारत। मसाले में पहले पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर राजस्थान और तीसरे में गुजरात है। सुपारी के उत्पादन में पहले में कर्नाटक, दूसरे में केरल, तीसरे में असम का स्थान आता है। कोकोआ में पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश, दूसरे पर केरल और तीसरे पर कर्नाटक का स्थान आता है। तो ये इसके संदर्भ में है। अब आते हैं प्रमुख फसलों के उत्पादन सकल क्षेत्र में उत्पादकता के संदर्भ में। ये उत्पादकता इतना याद आप कर लेते हैं तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसकी PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम
चैनल से इसकी PDF को देखकर इसको पढ़ सकते हैं। और इसके हम इम्पोर्टेंट बता देते हैं। जैसे खाद्यान्न में जो है वो आता है 315.7%, और ये आता है इसमें जो कि सकल हेक्टेयर के संदर्भ में 130.25%, और टोटल आता है 2419 यहाँ की उत्पादकता है। अनाज में जिसमें चावल समेत गेहूँ में 2895, चावल में आता है 2809, गेहूं में आता है 3507, ज्वार में 1110 आता है। मक्का में जो स्थान है वह आता है 3349, और बाजरा में 1436 है। तुअर में आता है 1859, कुल तिलहन में 1292, रेपसीड एवं सरसों में ये आता है 1458। तो इस तरीके से ये है। अब ये फसल क्षेत्र का भी वर्गीकरण दिया गया है। जैसे फसल क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर आते हैं खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। गेहूं में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। चावल में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। ज्वार में महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। बाजरा में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। मक्का में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कुल दालों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का स्थान। चने में आता है महाराष्ट्र का स्थान, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। तुअर में आता है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सूरजमुखी में कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। सोयाबीन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसके बाद आता है रेपसीड एवं सरसों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। काजू में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। फिर आता है नारियल में पहले नंबर पर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आते हैं। इसी तरीके से और भी क्रम देखा जाए तो प्याज जो कि 2021-22 के उत्पादन के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे पर मध्य प्रदेश है। आलू में पहले पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पर बिहार। तंबाकू में पहले पर गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। फिर आता है आपके गन्ना में पहले पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर कर्नाटक। जूट एवं मेस्ता में पश्चिम बंगाल, असम, बिहार आता है। कपास में महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। और मोटी एवं न्यूट्री अनाज में राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक का स्थान आता है। अब विश्व के संदर्भ में देख लेते हैं कि विश्व में और भारत के संदर्भ में किसकी उत्पादकता कितनी है। ये 2021-22 का डेटा दिया गया है और इसमें ये 2020 का डेटा है। धान के उत्पादन में पंजाब जो कि 4340 है और जापान में 7161 है। गेहूं में हरियाणा की 4533 और जर्मनी की 7819 है। मक्का की पश्चिम बंगाल में 7158 और संयुक्त राज्य अमेरिका की 1061 है। कपास की राजस्थान में 558 दी गई है। तो इस तरीके से उत्पादकता का क्रम है। उर्वरक खपत में दिया गया है जिसमें किलोग्राम हेक्टेयर में ये आपका पहले नंबर पर पुदुचेरी है और इसमें उर्वरक खपत के संदर्भ में 1000 टन में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। अब आता है कृषिगत उत्पादन विश्व के संदर्भ में, जिसमें विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें चावल के उत्पादन में पहले नंबर पर चीन, दूसरे पर भारत, तीसरे पर बांग्लादेश, चौथे पर इंडोनेशिया का और पाँचवें पर वियतनाम का स्थान आता है। फिर आता है गेहूं में पहले पर चीन, दूसरे पर भारत, तीसरे पर रूस और चौथे पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। फिर इसके बाद आता है मक्का के उत्पादन में पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर ब्राजील, चौथे पर अर्जेंटीना, पाँचवें पर भारत है। जौ के उत्पादन में पहले नंबर पर रूस, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पर फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर कनाडा। ज्वार में पहले पर नाइजीरिया, दूसरे पर सूडान, तीसरे में संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे में मैक्सिको, पाँचवें में इथोपिया। दलहन में पहले नंबर पर भारत, दूसरे में पोलैंड, तीसरे में यूनाइटेड किंगडम, चौथे में फ्रांस, पाँचवें में मोजाम्बिक। मूंगफली छिलका मुक्त जो है उसमें पहले पर चीन, दूसरे पर भारत, तीसरे में नाइजीरिया, चौथे में संयुक्त राज्य अमेरिका और पाँचवें पर सूडान आता है। मस्टर्ड सीड में पहले नंबर पर नेपाल, दूसरे पर रूस, तीसरे में कर्नाटक, चौथे में मलेशिया और पाँचवें में संयुक्त राज्य अमेरिका। सोयाबीन पहले पर ब्राजील, दूसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पर अर्जेंटीना, चौथे पर चीन और पाँचवें में ब्राजील आता है। सूरजमुखी बीज के संदर्भ में पहले पर रूस, दूसरे में यूक्रेन, तीसरे में अर्जेंटीना, चौथे में चीन और पाँचवें में तुर्की आता है। गन्ना के उत्पादन में पहले पर ब्राजील, दूसरे में भारत, तीसरे में चीन, चौथे में थाईलैंड और पाँचवें में पाकिस्तान है। कपास के बीज के उत्पादन में आपका आता है पहले पर भारत, फिर चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, पाकिस्तान। जूट में पहले पर भारत, फिर बांग्लादेश, इसके बाद कंबोडिया, फिर उज्बेकिस्तान, फिर चीन का स्थान आता है। आलू में फर्स्ट में चीन, दूसरे में भारत, तीसरे में यूक्रेन, चौथे में रूस, पाँचवें में संयुक्त राज्य अमेरिका। प्याज जो कि सूखी के संदर्भ में पहले नंबर पर भारत, दूसरे में चीन, तीसरे में मिस्र, चौथे में संयुक्त राज्य अमेरिका, पाँचवें में बांग्लादेश।
टमाटर के संदर्भ में पहले नंबर पर चीन, दूसरे में भारत, तीसरे में तुर्की, चौथे में संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवें में मिस्र। सेब की में पहले नंबर पर चीन, दूसरे में तुर्की, तीसरे में संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे में पोलैंड और पांचवें में भारत। केला में पहले में चीन, भारत, दूसरे में चीन, तीसरे में इंडोनेशिया, चौथे में नाइजीरिया, पांचवें में ब्राज़ील है। नारियल खोल में इंडोनेशिया पहले नंबर पर, दूसरे में फिलीपींस, तीसरे में भारत, चौथे में ब्राज़ील और श्रीलंका है। अंगूर में पहले में चीन, दूसरे में इटली, तीसरे में फ्रांस, चौथे में स्पेन और पांचवें में संयुक्त राज्य अमेरिका है। संतरा में पहले में ब्राज़ील, दूसरे में भारत, तीसरे में चीन, चौथे में मैक्सिको, पांचवें में मिस्र है। चुकंदर में पहले में रूस, दूसरे में फ्रांस, तीसरे में संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे में जर्मनी, पांचवें में तुर्की आता है। मसालों के उत्पादन में भारत, इथोपिया, तुर्की, बांग्लादेश, यमन। चाय में चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका, तुर्की। कॉफ़ी हरी में ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, इथोपिया। तंबाकू में चीन, भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। कोकोआ बीन्स में कोटे दी आइवरी, घाना, इंडोनेशिया, इक्वेडोर और कैमरून है। रबड़ प्राकृतिक में थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, कोटे दी आइवरी, भारत। कुल दूध में आता है पहले नंबर पर भारत, दूसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पर पाकिस्तान और चौथे में चीन और पांचवें में ब्राज़ील का स्थान आता है। तो इस तरीके से इनकी ये एक क्रम है जो कि 1 से 5वें तक की दिखाया गया है, जो कि शीर्ष 3 उत्पादकता के संदर्भ में। अब इसमें वैश्विक स्थिति दिखाई गई है। तो वैश्विक स्थिति के जब आप इसको ही याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि इसमें पहला दूसरा कंट्री का नाम ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इनको आप याद कर लेना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आता है नेक्स्ट, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में देखा जाए तो 2023-24, 2022-23 के संदर्भ में और जिसमें तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो वृद्धि हुई है उसके संदर्भ में दिखाया गया। जैसे खरीफ फसलें हैं, खरीफ फसलें जो हैं जिसमें धान की जो सामान्य फसल है, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है जब आपका यूपी स्पेशल में, तो पूछा ही जाता है कि खरीफ फसलें जो है वह 2181 2023-24 में है और 22-23 में 2040, जो कि इसमें वृद्धि कितनी हुई है 143 की। धान की ग्रेड ए में 2203 से 2260, मतलब वृद्धि 143। ज्वार संकर में जो वृद्धि हुई है 210 की। ज्वार मालडंडी में 235 की वृद्धि। बाजरा में 150 की वृद्धि हुई है। फिर आता है आपका मक्का, मक्का में जो वृद्धि हुई है 128 की। रागी में 268 की। अरहर एवं तूर में 400 की। उड़द में, मूंग में 803 की वृद्धि हुई है। फिर आता है उड़द में 350 की। और कपास मीडियम स्टेपल में 540 की। कपास लॉन्ग स्टेपल में 640 की। मूंगफली में 527 की वृद्धि। सूरजमुखी के वृक्ष में 360 की। तिल में ये 805 की। और फिर आता है इसके बाद नाइजर सीड और में 447 की और सोयाबीन में 300 की। तो सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है? सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है वह मूंग में हुई है और तिल में हुई है। तो ये आपके जो 3 है उसमें आपकी जो तिल है उसमें 805 की वृद्धि हुई है और जो मूंग है उसमें 803 की वृद्धि हुई है, जो कि सर्वाधिक वृद्धि रही है। अब इसमें के अंतर्गत जो सीजन वाइज रबी फसलें दी गई हैं और जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के संदर्भ में, जैसे गेहूं जो है, गेहूं के रबी विपणन के संदर्भ में 150 की वृद्धि है। जौ में 115 की और 105 की। चना में, मसूर में ये 425 की। रेपसीड एवं सरसों में 200 की और कुसुम में 150 की। और इसमें सर्वाधिक किसकी है? मसूर की, जो कि 425 है। इसमें अनाज एवं दालों की निवल उपलब्ध मात्रा दिखाई गई है, जो कि 1951 से 2021-22 के तक है। 2021-22 में जो है अनाज प्रति व्यक्ति 168.2 किलोग्राम प्रति वर्ष था और इसमें जो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से जो अनाज है 460.80 था। अब आता है दालें प्रति व्यक्ति के संदर्भ में, जिसमें 2021-22 के संदर्भ में 19.6% और इसमें 53.8% है। अब आती रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कि 18 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रबी विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके संदर्भ में आता है, जिसमें इन रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि मसूर की रही है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा ही हुआ है कि 425 किलो टन की जो यहाँ पर वृद्धि हुई है। इसके पश्चात आपका रेपसीड एवं सरसों और फिर आता है आपका कुसुम, गेहूं और 150 प्रति क्विंटल के हिसाब से आता है। 2022-23 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के अंतिम अनुमान को देखा जाए तो इसमें 18 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था, जो कि वर्ष 2022-23 की मुख्य फसलों के अनुमानित उत्पादन का ब्यौरा दिया गया।
खाद्यान्न के उत्पादन में 3,296.87 लाख टन, चावल का जो रहा है वह 1,357.55 लाख टन, गेहूं में 1,105.54 लाख टन, मौद्रिक एवं पौष्टिक अनाज में 573.19 लाख टन, कुल दालों में 260.58 लाख टन आता है। इसके बाद आता है चना जिसमें 122.67, तुअर में 33.22। इस तरीके से ये क्रम दिया गया है। अब आता है नेक्स्ट विभिन्न फसलों के इसमें अंतर्गत क्षेत्र एवं संचित क्षेत्र दिए गए हैं, जिसमें 2018-19 के अनंतरम आंकड़ों को देख लेते हैं, जो कि चावल में 62.7, ज्वार में 10.1, बाजरा में 9.4, मक्का में 26.28, गेहूं में 95.3, अरहर में 5.3, कुल दालों में 23.2, 54.3 कुल खाद्यान्न में, 96.6 गन्ना में, कुल 9 तिलहन में 31.4, 45.1 कपास में आता है। तो इसके संदर्भ में अब आता है जूट एवं मेस्ता में जो इसका उत्पादन दिया गया है, जो कि 180 प्रति किलोग्राम है। फिर इनके अंतिम आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो जो कुल खाद्यान्न है उसमें जो अनुमानित देखा गया है कि पिछले साल जो था वह 140.71 लाख टन इसमें अधिक है, इसके संदर्भ में आता है, जो कि 2021-22 से 2022-23 के डेटा को देखा जाए तो। फिर चावल के कुल उत्पादन में जो वृद्धि हुई 62.84% की हुई है, जो कि 2021-22 के कंपेयर में की गई है, जो कि 22-23 के अकॉर्डिंग है। फिर गेहूं के उत्पादन में भी इस तरह को दिखाया गया। पौष्टिक अनाज के संदर्भ में भी वृद्धि देखी गई है। फिर कुल दलहन एवं दलहन के संदर्भ में, कपास के संदर्भ में है। अब आता है कि प्रमुख फसलों में खरीफ फसलों के अग्रिम अनुमान की बात कर लेती है। इसको भी 27 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। इसके संदर्भ में आता है कि इसमें अनुमानित उत्पादन में जैसे खाद्यान्न, चावल, मक्का, तूर, मूंग, उड़द, तिलहन, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना, कपास, जूट एवं मेस्ताएं हैं, जो कि इतने लाख मेट्रिक टन के संदर्भ में है। फिर आता है आपका 2023-24 के दौरान खरीफ पोषक या मोटे अनाजों का उत्पादन 351.37 लाख टन रहा है, मेट्रिक टन रहा है, जो कि 350.91 लाख टन औसत मोटे अनाज की तुलना में थोड़ा अधिक रहा है। और श्री अन्न के उत्पादन में ये मीट्रिक टन जो रहा है 126.55% लाख मीट्रिक टन रहा है। इसमें चावल, गेहूं, मक्का सभी का फसलों के अनुमानित उत्पादन को दिया गया है। इसके बाद देख लेते हैं कि तुअर का उत्पादन जो है वह 34.21 लाख टन है, जो कि अनुमानित है और जो पिछले वर्ष के उत्पादन के लगभग बराबर है। उड़द का क्षेत्रफल जो है 30.73 लाख हेक्टेयर है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 3.98 लाख हेक्टेयर के लगभग बराबर है। गन्ने का उत्पादन जो है वह 4347.93 लाख मेट्रिक टन अनुमानित है, जो कि 4222.55 लाख मेट्रिक टन औसत उत्पादन से अधिक है। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि उद्योग क्षेत्र के बारे में। उद्योग क्षेत्र के संदर्भ में आता है सबसे पहले कि भारत में सार्वजनिक उद्यम के बारे में, कि भारत के संदर्भ में सार्वजनिक उद्यम के बारे में समझते हैं। सार्वजनिक उद्यम जो है वह ऐसे उद्यम होते हैं जिनका स्वामित्व सरकार या राज्य के पास होता है, जिन्हें सार्वजनिक उद्यम कहा जाता है। और स्वतंत्रता के पहले कोई सार्वजनिक उद्यम ना के बराबर थे और इसके बाद स्वतंत्रता के बाद इनका विस्तार किया गया। इन उद्यमों को मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं, जिसमें पहला उद्देश्य आता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और अर्थव्यवस्था में विद्यमान व्यापक बेरोजगारी, गरीबी की समस्याओं को समाधान करना है। दूसरा उद्देश्य आता है कि समाज के सभी वर्गों के लिए सार्वजनिक और मेरिट वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। और तीसरा आता है कि निजी क्षेत्र के ऊपर नियामक तंत्र के रूप में कार्य करते हुए आवश्यक वस्तुओं की कीमत निर्धारण में नेता के रूप में कार्य करने के लिए होता है। सार्वजनिक उद्यम की औद्योगिक तथा व्यावसायिक इकाइयों को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहली इकाई आती है विभागीय स्तर पर संचालित होने वाली इकाई, रेलवे डाक विभाग। दूसरी आती है वैधानिक निगमों द्वारा संचालित गैर विभागीय इकाई, जिसमें LIC, FCI, NTPC, ONGC इत्यादि आती है। और तीसरी आती है कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों द्वारा संचालित इकाई, जो कि सेल और भेल इत्यादि आती है। नवरत्न कंपनी में सार्वजनिक उपक्रमों की एक विशिष्ट वर्ग आता है, जो कि इस धारणा पर प्रारंभ 22 जुलाई 1997 को किया गया था। और नवरत्न कंपनियों की प्रेजेंट में 16 संख्या है, जिसमें पहली आती है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, दूसरी आती है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तीसरी आती है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, चौथी आती है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, पांचवी आती है महासागर टेलीफोन निगम लिमिटेड, छठी आती है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, सातवीं जो आती है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड,
60वीं आती है नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, 9वीं NMDC लिमिटेड, 10वीं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, 11वीं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 12वीं आती है रेल विकास निगम लिमिटेड, 13वीं आती है ONGC विदेश लिमिटेड, 15वीं राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और 15वीं आती है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, 16वीं आती है राइट्स लिमिटेड। तो ये प्रमुख आपकी नवरत्न कंपनियां हैं। ये कंपनियां जो हैं भाई 1000 तक के निवेश के स्वविवेक कर सकती हैं। तो ये नवरत्न कंपनियों की विशेषताएं होती हैं। अब आती है महारत्न कंपनियां। महारत्न कंपनियों की जो संख्या है वह नवरत्न की विशेष श्रेणी होती है और इस श्रेणी की जो प्रारंभ हुई थी वह 4 फरवरी 2010 को हुआ था। महारत्न श्रेणियों की संख्या जो है वह 13 है, जिसमें पहली आती है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भारत है पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसके अंतर्गत 13 प्रमुख महारत्न कंपनियां आती हैं। ये कंपनियां जो हैं 5000 करोड़ तक के रुपए के निवेश का स्वविवेक करती हैं। अब आती हैं तीसरी कंपनियां मिनी रत्न कंपनी, जिसकी शुरुआत 8 अक्टूबर 1997 को हुई थी और इन्हें 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। श्रेणी 1 के अंतर्गत कुल 57 है और दूसरी श्रेणी के अंतर्गत 11 आती हैं और इसमें कुल मिनी रत्न कंपनियां टोटल आपकी 68 है। श्रेणी 1 में के अंतर्गत वो क्रम की श्रेणी आती हैं जहां पर 5 करोड़ रुपए या उसकी परिसंपत्ति के बराबर जो भी कम हो तक का निवेश स्वविवेक से कर सकती हैं और श्रेणी 2 के अंतर्गत उपक्रम में 250 करोड़ रुपए या परिसंपत्ति का 50% जो कि कम हो तक का निवेश स्वविवेक कर सकती हैं। इसके अंतर्गत आता है। प्रमुख कोर उत्पादक उद्योग के बारे में दिया गया है, जिसमें उद्योग की वृद्धि क्षेत्र के संदर्भ में इसका दिखाया गया है, जिसमें कोयला का जो है वह भारांश 10.33 से 2023-24 में 12.5, 22-23 में 14.8 आता है। तो इस तरीके से ये सभी का एक उद्योग क्षेत्र में वृद्धि व प्रमुख कोर क्षेत्र दिए गए हैं। इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोयला कच्चा तेल में कितनी वृद्धि दर में चेंज आया, -1.7 का। प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत होती है, जो कि इसके संदर्भ में एक डेटा को दिया गया है कि किस में सर्वाधिक हुआ है, किस में सबसे कम हुआ है। तो सर्वाधिक जो हुआ है आपका कोयला क्षेत्र में हुआ है, जो न्यूनतम रहा है वह कच्चे तेल में रहा है। तो इसके संदर्भ में आया। अब आता है कि भारत में आर्थिक गणना के बारे में। भारत में प्रथम आर्थिक गणना जो है वह 1977 में की गई, द्वितीय 1980 में, तृतीय 1990 में, चतुर्थ 1998 में, पंचम 2005 में, षष्ठम 2013 में और सप्तम के अंतिम आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो ये आर्थिक गणना के संदर्भ में। अब आ जाता है भारत का ऊर्जा क्षेत्र। ऊर्जा क्षेत्र के संदर्भ में देखा जाए तो 31 मई 2023 को पावर स्टेशन अखिल भारतीय कुल संस्थापित क्षमता 4,17,668 मेगावाट रही। 31 मई 2023 तक देश में कुल गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त विद्युत क्षमता 7,79,322 मेगावाट, हाइड्रो ऊर्जा की क्षमता 11.2%, परमाणु ऊर्जा की क्षमता 1.6% और वर्ष 2023 के दौरान नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित होने का अनुमान लगभग 13.5 गीगावाट। भारत का स्थान विश्व स्तर पर नवीनीकरण की ऊर्जा स्थापित क्षमता का स्थान चौथा आता है। पवन ऊर्जा क्षमता में स्थान चौथा है, फिर आता है सौर ऊर्जा क्षमता में इसका स्थान 5वां आता है। इसमें ग्रिड इंटरएक्टिव में सौर ऊर्जा का दिया गया है, जिसमें जो सर्वाधिक है वह सर्वाधिक में आपका राजस्थान आता है, जहां पर 18,777.14 मेगावाट यहाँ की विद्युत क्षमता है, संस्थापित क्षमता के अंतर्गत आता है। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने 4 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अनुमोदित जिस मिशन को कार्यान्वित कर रहा है वह है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। भारत के लिए हरित हाइड्रोजन मिशन के मानक को 19 अगस्त 2023 को अधिसूचित किया गया था और इस मिशन का जो अनुसंधान एवं विकास का रोड मैप का अनावरण 7 अक्टूबर 2023 को किया गया था। सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की योजना दिसंबर 2014 में शुरू की गई। इसकी कुल क्षमता 20,000 मेगावाट है। मार्च 2017 से 2025-26 में सोलर पार्क योजना की क्षमता में 20,000 मेगावाट से बढ़ाकर 40,000 मेगावाट कर दी है और जनवरी से नवंबर 2023 के दौरान ग्रिड कनेक्टिव रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के तहत स्थानांतरण लगभग 741 मेगावाट है।
13 मार्च 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने इरडा को दर्जा दिया, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का ऊर्जा घाटा वर्ष 2013-14 में 4.2% है और 2022-23 में यह घटकर 0.5% रह गया। ऊर्जा की मुख्य मांग या अधिकतम मांग 1,35,918 मेगावाट है और वर्ष 2022-23 में यह मांग बढ़कर 2,15,888 मेगावाट हो गई है। अब इसमें जो 31 दिसंबर 2023 तक स्थापित पवन ऊर्जा की क्षमता में 3 राज्य गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक का स्थान आता है। पवन ऊर्जा में स्थापित शीर्ष 9 राज्य में, जो कि 31 दिसंबर 2023 तक है, जिसमें स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के बारे में इसमें दिया गया है, जिसमें सर्वाधिक जो पवन ऊर्जा रही है वह तमिलनाडु राज्य में है, जो कि 10,429.27 है और अन्य में 4.30 है, लेकिन देखा जाए तो सबसे कम 62.50 केरल राज्य में आती है। 31 दिसंबर 2023 तक ग्रिड इंटरएक्टिव सौर ऊर्जा के देश में स्थापित क्षमता जो है 73,318.49 मेगावाट है। 31 दिसंबर 2023 तक स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 3 राज्य राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन को लॉन्च किया गया है 11 जनवरी 2010 को। नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन एवं वितरण परियोजनाओं में स्वचालित मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति 100% है। रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण 1 की शुरुआत 30 दिसंबर 2015 को की गई। रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण 2 की शुरुआत फरवरी 2019 में। रूफटॉप सौर कार्यक्रम के दूसरे चरण की समय सीमा को बढ़ा दिया गया, जो कि 31 मार्च 2026 तक। 25 जनवरी 2016 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के मुख्यालय का शिलान्यास किया गया, गुरुग्राम, हरियाणा, भारत में किया गया। अब इसमें परिवहन क्षेत्र के संदर्भ में है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग के राज्यवार वितरण को दर्शाया गया है, जो कि वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के संदर्भ में है, जिसमें 31 दिसंबर 2022 तक के डेटा को दिया गया है। तो ये रिपोर्ट है जिसके राजमार्गों की जो लंबाई है उसके संदर्भ में दिया गया है। इसमें टोटल आपके 36 राजमार्गों की लंबाई के संदर्भ में दिया गया है कि किस राजमार्ग की लंबाई कितनी है। वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में सड़क नेटवर्क जो है वह लगभग 63.32 लाख किलोमीटर और भारत में सड़क नेटवर्क विश्व में दूसरा स्थान रखता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल संख्या है वह 1,44,955 किलोमीटर है। राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई 1,67,079 किलोमीटर। 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटनाओं की जो संख्या बढ़ गई है वह 12.6% है। वर्ष 2021 में इन सड़क दुर्घटनाओं में मृत लोगों की संख्या में जो वृद्धि हुई वह 16.9% की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम, जिस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, वह मंत्रालय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है और इसे निगमित किया गया था 18 जुलाई 2014 को। जहाजरानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को विभाजित करके जहाजरानी मंत्रालय का फिर से गठन किया गया है वर्ष 2009 में। देश के अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग या जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? कुल 111 जलमार्ग प्रेजेंट में है। फिर आता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत नए जलमार्ग घोषित किए गए हैं, जो कि 106। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 में 12 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था। 26 जून 2019 को जहाजरानी मंत्रालय ने अंतर्देशीय और तटीय समुद्री प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो कि IIT खड़गपुर के साथ है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1 अप्रैल 1995 को राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विलय के माध्यम से अस्तित्व में आया, जो कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबल्ली, कर्नाटक है। भारत का वह पहला रेलवे नेटवर्क जिसे निर्माण शुरू होने पर ही इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन बिल्डिंग के रूप में प्रमाणित किया गया। यह केवड़िया रेलवे स्टेशन है। 20 अक्टूबर 2023 को देश की पहली स्पीड क्षेत्रीय रैपिड सेवा शुरू के नाम से की गई, नमो भारत के नाम से। अब आते हैं भारतीय रेलवे जोन और उनके मुख्यालय के बारे में। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है। पूर्वोत्तर का गोरखपुर में। पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र का मालीगांव में आता है, जो कि गुवाहाटी में है। पूर्व रेलवे का कोलकाता में। दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता में। दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद में। दक्षिणी रेलवे का चेन्नई में। मध्य रेलवे का मुंबई में। पश्चिमी रेलवे का मुंबई में। दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुगली में। उत्तर पश्चिम रेलवे का जो है वह जयपुर में आता है। फिर इसके बाद आता है पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर में।
उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर और कोलकाता मेट्रो कोलकाता में दक्षिणी तटीय रेलवे विशाखापट्टनम में आता है। तो ये प्रमुख यहाँ के रेल मार्ग हैं। अब आता है पर्यटन क्षेत्र के बारे में। पर्यटन क्षेत्र के संदर्भ में आता है कि वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटन के आगमन पर शीर्ष 3 स्रोत हैं, जिसमें पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर बांग्लादेश और तीसरे पर यूनाइटेड किंगडम आता है। वर्ष 2022 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन के लिए शीर्ष 3 अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट बनाए गए, जिसमें दिल्ली हवाई अड्डा, मुंबई हवाई अड्डा, हरिदासपुर भूमि चेक पोस्ट है। वर्ष 2022 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में यूएसए, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम आता है। 2022 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यय के मामले में विश्व के शीर्ष 3 देश में यूएसए, चीन, जर्मनी है। वर्ष 2022 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यय के मामले में विश्व के शीर्ष देशों में भारत का स्थान 7वां है। फिर आता है कि वर्ष 2022 के दौरान भारतीय नागरिकों के प्रस्थान या IND के लिए शीर्ष 3 गंतव्य देश है संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ष 2022 में घरेलू पर्यटन की संख्या में भारत के शीर्ष 3 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की हिस्सेदारी में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है। वित्तीय वर्ष 2022-23 जो कि फरवरी 2023 के दौरान ASI के शीर्ष 5 केंद्रीय संरक्षित स्मारक जिन्हें भारतीय पर्यटनों की संख्या सर्वाधिक है, उसमें ताजमहल, लाल किला, सूर्य मंदिर कोणार्क, आगरा का किला, कुतुब मीनार है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ASI के तहत शीर्ष 5 केंद्रीय संरक्षित स्मारक जिनमें सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं, जिनमें ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, एतमद्दौला का मकबरा सहित महित की साइट है। ई वीजा नामित एयरपोर्ट और बंदरगाहों के माध्यम से प्रवेश के लिए मान्य है, जिसमें 29 एयरपोर्ट और 5 बंदरगाह हैं। ई वीजा प्राप्त करने के लिए पर्यटकों की प्रवेश बंदरगाह है मुंबई, कोचीन, मोर्मुगाओ, चेन्नई और न्यू मैंगलोर, जो कि 5 बंदरगाह हैं। पर्यटन भारत सहित अनेक देशों में आर्थिक विकास का एक प्रमुख साधन है, जो कि विदेशी मुद्रा की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। पर्यटन मंत्रालय का प्रमुख उद्देश्य भारत में पर्यटन को बढ़ाना और सुगम बनाना है। और वर्ष 2022 में भारत में पिछले वर्ष के समान अवधि की तुलना में 305.4% की वृद्धि के साथ 6.19 मिलियन विदेशी पर्यटक का आगमन दर्ज किया गया, जबकि इसमें 106.77% की वृद्धि के साथ 1,35,543 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा आय की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त राज्य या सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों और पर्यटन मंत्रालय के पास उपलब्ध अन्य जानकारी के लिए वर्ष 2021 के दौरान देश भर में घरेलू पर्यटन यात्राओं की संख्या 677.63 मिलियन थी। पर्यटन मंत्रालय के अध्ययन के अनुसार तीसरे पर्यटन सैटेलाइट अकाउंट के अनुसार 2020-21 में पर्यटन से जुड़ी नौकरियों में 12.91% की वृद्धि हुई है। और दिसंबर 2022 की स्थिति को देखा जाए तो इसमें 5 उपश्रेणियां जैसे ई पर्यटन वीजा, ई व्यवसाय वीजा, ई चिकित्सा वीजा, ई चिकित्सा सहयोगी वीजा और ई सम्मेलन वीजा के अंतर्गत 165 देशों के नागरिकों को ई वीजा की सुविधा प्रदान की गई। ई वीजा नामित एयरपोर्ट और 5 नामित बंदरगाहों के माध्यम से प्रवेश के लिए मान्य है, जिसमें ई पर्यटन वीजा शुल्क घटाकर 5 वर्षों के लिए $80, 1 वर्ष के लिए $40 और 1 माह के लिए पर्यटन वीजा शुल्क मंदी की अवधि के लिए $10 और व्यस्ततम अवधि के लिए $25 कर दिया गया। स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास के लिए 15 विषयगत परिपथों की पहचान की गई है, जो कि पूर्वोत्तर भारत परिपथ, बौद्ध परिपथ, हिमालयन परिपथ, तटीय परिपथ, कृष्णा परिपथ, मरुस्थल परिपथ, जनजातीय परिपथ, पारिस्थितिकी परिपथ, वन्यजीव परिपथ, ग्रामीण परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, रामायण परिपथ, विरासत परिपथ, तीर्थकर परिपथ और सूफी परिषद इसके अंतर्गत आता है। प्रसाद योजना के तहत वर्तमान के विकास हेतु 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 73 स्थल इसमें शामिल हैं। पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए भारत में यात्रा से संबंधित सूचना प्रदान कर एवं संरक्षा एवं सुरक्षा की भावना की सुविधा सहायता प्रदान करने के लिए फरवरी 2016 में हिंदी और अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं, जिनके अंतर्गत अरबी, फ्रेंच, जर्मनी, इटालियन, जापानी, कोरियन, चाइनीज, पुर्तगीज, रशियन और स्पेनिश में टोल फ्री नंबर को जारी किया हुआ है, जहां पर 24/7 बहुभाषी टोल फ्री पर्यटकों के लिए यह सुविधा दी गई है।
जो कि शुरू की गई है। देश में पर्यटन महानिदेशालय के 20 घरेलू फील्ड कार्यालय और एक भारतीय स्कीइंग एवं पर्वतारोहण संस्थान में विदेशी 8 कार्यालय है और भारत में भारत पर्यटन कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय में चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली है। अन्य कार्यालय में आगरा, औरंगाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, गोवा, हैदराबाद, इम्फाल, इंदौर, जयपुर, कोच्चि, नाहरलागुन, पटना, पोर्ट ब्लेयर, शिलोंग और वाराणसी है। विदेश में स्थित भारत पर्यटन कार्यालय बीजिंग, दुबई, फ्रैंकफर्ट, लंदन, पेरिस या मॉस्को, न्यूयॉर्क, सिंगापुर एवं टोक्यो आता है। भारतीय पर्यटन विकास निगम में पर्यटन मंत्रालय के अधीन एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम आता है। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका केंद्रीय बजट पढ़ा जाएगा और इसके आगे के जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको PDF प्राप्त होगी। धन्यवाद।